इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स की तुलना करेंगे। दोनों अपने अपने समय में अपने अपने युग के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे। 1800 लगभग 18 में इनका जन्म हुआ कार्ल मार्क्स का, और 1884 में इनका निधन हो गया। यानी जब कार्ल मार्क्स का निधन हुआ उस समय गांधी जी 15-16 साल के रहे होंगे। ठीक है, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ है। ठीक है, तो लेकिन इनके जो टाइम पीरियड है उनमें तो डिफरेंसेस है, लेकिन इनके विचारों में काफी समानता है। दोनों अपने अपने युग के महान व्यक्तित्व थे, दोनों मानवतावादी चिंतक थे, दोनों पूंजीवाद के विरोध में थे, और दोनों एक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। मानव, खास करके जो दलित और दयनीय स्थिति में रहने वाले लोग हैं, उनकी करुणा से प्रभावित होकर दोनों ने कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक विचार दिए। और देखते हैं हम इन दोनों में क्या समानता और क्या असमानता है। तो कंपैरिजन में हम इनकी समानता असमानता दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो टेबल में हम लोग एक तरफ बेसिस, जिस पॉइंट के आधार पर हम कंपैरिजन करेंगे, एक तरफ गांधी और दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के बारे में क्या विचारधारा थी गांधी की? तो गांधी जी पूंजीवाद के आलोचक थे, क्रिटिकल आलोचक थे, आलोचना की दृष्टि से देखते थे। कार्ल मार्क्स उनसे बड़े आलोचक थे। यानी आलोचक तो दोनों थे, लेकिन बड़े आलोचक पूंजीवाद के कौन थे? कार्ल मार्क्स। किस कंटेक्स्ट में हमने कहा कि कार्ल मार्क्स बड़े आलोचक थे? क्योंकि वो पूंजीवाद को बिल्कुल रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करते थे। वो कहते थे जब तक पूंजीवाद पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा तब तक समाज का कल्याण होने वाला ही नहीं है। गांधी जी थोड़े लिबरल थे उनकी दृष्टि में, और वो कहते थे कि समाज में पूंजीवादी व्यवस्था को या पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकने की जरूरत नहीं है, हमें उनका हृदय परिवर्तन करके और उनको समाज में रहने देना है। पूंजीपतियों के अंत का मतलब है मजदूरों का अंत, और पूंजीपति मजदूर दोनों के अंत का मतलब है अर्थव्यवस्था का अंत। इसलिए गांधी जी पूंजीवाद के खिलाफ तो थे, लेकिन उतने खिलाफ नहीं थे जितने कार्ल मार्क्स थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगेंस्ट गांधी जी और कार्ल मार्क्स दोनों किन किन चीजों के खिलाफ थे? तो एक्सप्लॉयटेशन, गांधी जी शोषण के खिलाफ थे। इनजस्टिस, अन्याय। क्लास, जो वर्ग है समाज में, इकोनॉमिक वर्ग, गांधी जी उसके खिलाफ थे। ये जो इकोनॉमिक वर्ग बन गया है कि एक अमीर है एक गरीब है, उस वर्ग के खिलाफ थे। बाकी अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य और प्रोफेशन वाला जो वर्ग है कि कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, इस वर्ग के खिलाफ नहीं थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्लास के खिलाफ थे गांधी जी। स्टेट के बिल्कुल खिलाफ थे। मटेरियलिज्म, या पूरा जगह नहीं था मटेरियल लिखा है, मटेरियलिज्म भौतिकवाद के विरुद्ध थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स भी इन्हीं सब चीजों के अगेंस्ट थे। ठीक है, इज इट क्लियर? फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में दोनों के क्या विचार है? तो गांधी जी मानते थे कि एथिकल फ्रीडम इज द रियल फ्रीडम। उसी को वो कहते हैं इंटरनल स्वराज। आंतरिक स्वराज का मतलब है जब हम अपने अवगुणों से मुक्त हो जाएं, यानी एथिकल फ्रीडम हमको मिल जाए। कार्ल मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमिक फ्रीडम ही सब कुछ है, गांधी जी की दृष्टि से एथिकल फ्रीडम ही सब कुछ है। अप्रोच, उनके कार्य करने का तौर तरीका जो था गांधी जी का, वो था स्पिरिचुअल। यानी गांधी जी संसार में हर एक चीज को स्पिरिचुअल दृष्टि से देखते थे। तो इनका दृष्टिकोण था स्पिरिचुअल, और मार्क्स का था मैटेरियलिस्टिक। अब यहां मटेरियलिज्म और मैटेरियलिस्टिक में अंतर थोड़ा समझ लीजिए। मटेरियलिज्म के विरुद्ध थे गांधी भी और मार्क्स भी, अति से ज्यादा भौतिकवाद। लेकिन यहां मैटेरियलिस्टिक का मतलब यहां पर यह है कि संसार में पदार्थ ही सब कुछ है, मटेरियल इज एवरीथिंग। ठीक है, तो ये मटेरियलिज्म के खिलाफ थे, लेकिन मटेरियलिस्टिक अप्रोच लेके ही काम करते थे। ठीक है, या इसको हम और साधारण अर्थों में कहते हैं तो कार्ल मार्क्स की दृष्टि में इकोनॉमी ही सब कुछ है। वो संसार में हर एक चीज को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, गांधी जी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। क्लास, वर्ग तो होंगे, गांधी ने कहा इकोनॉमिक क्लास नहीं होगा, लेकिन और बाकी सब क्लास होंगे, और उन क्लास में कॉपरेशन होगा। मार्क्स बोलते थे किसी प्रकार का क्लास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्लास है तो क्लास स्ट्रगल होगा ही होगा। तो एक क्लास के कॉपरेशन पर बिलीव करता है, दूसरा स्ट्रगल पर। वांट्स, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उस पर गांधी जी कहते थे हमें आवश्यकताओं को लिमिटेड करने की जरूरत है, लिमिटेशन ऑफ वांट्स। मार्क्स कहते हैं सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। अब दोनों में क्या अंतर है? मान लीजिए मुझे भूख लगी हुई है और मुझे 4 रोटी की आवश्यकता है, तो गांधी जी कहते थे लिमिटेशन ऑफ वांट्स, माने 3 खा के ही अपनी भूख शांत कर लो, और मार्क्स कहते थे 4 खा लो।
जितनी, जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो, आप 4 में सेटिस्फाइड होने वाले हैं तो 4 खाइए। और लिबरलिज्म एक कदम और आगे क्या कहता है, जितना खा सकते उतना खाइए, ठीक है, ये सिद्धांत। मॉडर्निटी, आधुनिकता पर गांधी जी उसके क्रिटिकल है, क्रिटिकल माने आलोचक है। आधुनिकता जो आई है पश्चिम सभ्यता से, उसके गांधी जी आलोचक है, और मार्क्स उसके बहुत ज्यादा आलोचक भी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रशंसक भी नहीं है, तो बीच में यदि हम रखते हैं तो प्रशंसक ही है, ठीक है, लेकिन कट्टर प्रशंसक नहीं है, ठीक है। कॉन्शियसनेस, चेतना, गांधी जी के हिसाब से चेतना मनुष्य का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हर मनुष्य जब तक है उसके अंदर चेतना होती है। मार्क्स के हिसाब से डिपेंड्स ऑन मैटर, यानी पदार्थ पर चेतना निर्भर करती है, जब पदार्थ आता है तब चेतना आती है, ठीक है। मीन्स, साधन, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गांधी जी नॉन वायलेंस को अपना साधन मानते हैं और मार्क्स वायलेंस को अपना साधन मानते हैं। और गांधी जी का उद्देश्य क्या है, एक समतामूलक समाज की स्थापना, कल्याणकारी समाज की स्थापना, जहां पर राम राज्य जैसी व्यवस्था हो उसकी स्थापना, और उसके लिए गांधी जी अहिंसा का सहारा लेकर के उसकी स्थापना करना चाहते हैं। मार्क्स की का अंतिम लक्ष्य क्या है, समाजवाद की स्थापना, और वो समाजवाद की स्थापना कैसे होगी, हिंसा से होगी, हिंसक क्रांति से होगी। टूल्स और टूल ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति दोनों करना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी की क्रांति नॉन वायलेंट है, इनकी क्रांति वायलेंट है। अब जब क्रांति होगी तो गांधी जी कहते हैं कि क्रांति में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी एजुकेशन, शिक्षा की, और ये मानते हैं उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होगी वो भी हिंसा की, बिना हिंसा हुए क्रांति हुई नहीं सकती। और गांधी जी कहते हैं शिक्षा व्यवस्था को बदल दीजिए, क्रांति अपने आप आ जाएगी। और हमने पढ़ा भी था कि गांधी जी ने एजुकेशन को एक साइलेंट रेवोल्यूशन कहा है, ठीक है। रिलीजन, धर्म के बारे में गांधी जी का पॉजिटिव विचार है, वो धर्म को एक आवश्यक अंग मानते हैं मनुष्य के जीवन का, यहां तक कि राजनीति में भी गांधी जी धर्म को आवश्यक मानते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म बेकार है, धर्म खराब है, और धर्म व्यक्तियों को लड़ाता है, व्यक्तियों को झगड़ाता है, धर्म एक अफीम है, धर्म अंधविश्वास बढ़ाता है, ये सब बातें, ठीक है। तो इसमें गलती मार्क्स की नहीं है, मार्क्स ने जिस धर्म का उपयोग किया है उस धर्म का मतलब है रिलीजन, यानी हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, फलाना ढिकाना और कट्टर रिलीजन, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने धर्म को धर्म के रूप में लिया, रिलीजन यानी धर्म, और इंडियन कंटेक्स्ट में धर्म का जो मतलब है वो मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। मास पार्टिसिपेशन, जनता की भागीदारी दोनों चाहते हैं, क्योंकि बिना जनता की भागीदारी की क्रांति नहीं होगी। लेकिन गांधी जी चाहते हैं जनता का पार्टिसिपेशन सहयोग के रूप में, कि आप आइए और हमारा सहयोग कीजिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। ये कहते हैं क्रांति करने के लिए आपकी जरूरत है, क्रांति करने के बाद क्या होगा आप तो हमें नहीं मालूम, ठीक है। अल्टरनेटिव ऑफ कैपिटलिज्म, ये क्या लिखा है मैंने, कैपिटलिज्म। पूंजीवाद का अल्टरनेटिव क्या है, गांधी जी कहते हैं ट्रस्टीशिप, मार्क्स कहते हैं सोशलिज्म, ठीक है। और हम दोनों पढ़ चुके, ट्रस्टीशिप भी पढ़ चुके, सोशलिज्म, तो यहां डिटेल बताऊंगा। एनवायरमेंट एंड वुमेन, महिला और पर्यावरण के बारे में गांधी जी का क्या विचार है। गांधी जी महिला और पर्यावरण दोनों का सपोर्ट करते हैं, और पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं किस प्रकार से गांधी जी के विचार है, और उसी प्रकार के विचार कार्ल मार्क्स के लिए, वो भी पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, महिलाओं के उद्धार की बात करते हैं, तो दोनों में ये बात कॉमन है। इंटरनेशनलिज्म, अंतरराष्ट्रीयवाद, अंतरराष्ट्रवाद को गांधी जी मानते हैं, कार्ल मार्क्स नहीं मानते, ठीक है। बोलते हैं अंतरराष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एक छल है, धोखा है, पूंजीपतियों द्वारा बनाया गया एक षड्यंत्र है, और हम इन सबको नहीं मानते। आज में वर्ल्ड बैंक, दुनियादारी, तमाम जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं, गांधी जी की आस्था है उनमें, इनकी आस्था नहीं है। आइडियोलॉजी, ओवरऑल गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है, अगर उसको पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से देखें तो उनकी आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं एनार्किज्म, अराजकतावादी विचारधारा के थे गांधी जी, और ये थे कम्युनिज्म, साम्यवादी विचारधारा के थे कार्ल मार्क्स। एंड्स एंड मीन्स, एंड और मीन्स यानी साध्य और साधन में गांधी जी किसको महत्व देते हैं, साधन को, और कार्ल मार्क्स साध्य को, ठीक है। वेलफेयर, कल्याण कैसे होगा मनुष्य का, गांधी जी कहते हैं सोशलाइजेशन, समाजीकरण कीजिए, व्यक्तियों का समाजीकरण कीजिए, संपत्ति का समाजीकरण कीजिए, लोगों का समाजीकरण कीजिए, शिक्षा का समाजीकरण कीजिए। कार्ल मार्क्स कहते हैं समाजीकरण से बात नहीं बनने वाली, नेशनलाइजेशन। और सोशलाइजेशन और नेशनलाइजेशन में क्या अंतर है मैंने कल आपको बता दिया, ठीक है। पावर, शक्ति कैसी होनी चाहिए, गांधी जी कहते हैं डिसेंट्रलाइज शक्ति होनी चाहिए, किसी एक हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स कहते हैं शक्ति केंद्रित होनी चाहिए। प्रैक्टिकबिलिटी, जो सिद्धांत गांधी ने और मार्क्स ने दिया उनको अपने जीवन में खुद कितना प्रैक्टिकल उपयोग किया, तो गांधी जी में आता यस, उन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए उनका प्रैक्टिकल गांधी जी ने खुद किया है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिए लेकिन उसका प्रैक्टिकल विचार वो नहीं कर पाए।
ठीक है, तो ये कुछ समानता असमानता कार्ल मार्क्स और गांधी के बीच में है। और मैंने आपको पूरा गांधी भी पढ़ा दिया है, पूरा कार्ल मार्क्स भी पढ़ा दिया है। कुछ और भी पॉइंट्स अगर आप निकाल सकते हैं, इट वुड बी बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं गांधी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गांधी एवं भारतीय संविधान, जो आज का भारतीय संविधान है। गांधी वाज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली। हम जानते हैं कि हमारे संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, ठीक है, 1947 में ही। और इस संविधान सभा के अंग जो है या उसके पार्ट या उसके मेंबर गांधी जी नहीं थे। उसका यही कारण है कि गांधी जी जैसा संविधान बनने जा रहा था वैसा संविधान चाहते ही नहीं थे। गांधी जी चाहते थे भारत का अपना संविधान हो, जिसमें भारतीय रीति रिवाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय मान्यताओं, भारतीय जो व्यवस्था है, भारतीय परंपराएं हैं, उसके हिसाब से हमारा संविधान हम खुद बनाएंगे। ये जो आज का पूरी दुनिया में जो लिबरल डेमोक्रेसी चल रही है, उसके आधार पर हमारा संविधान नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा संविधान अंबेडकर साहब के नेतृत्व में बनाया गया, और अंबेडकर और गांधी दोनों एक दूसरे के एक तरीके से विरोधी थे। ठीक है, अंबेडकर ने तो गांधी के ग्राम स्वराज की संकल्पना, उनके सत्याग्रह, ये सबको पागलपन कह दिया था कि ठीक है, ये सब एक पागलपन है, और वर्तमान समय में गांधी जी की जो सिद्धांत है वो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं। अंबेडकर सम्मान करते थे गांधी जी का, ऐसा नहीं, विचारधाराओं का टकराव था, ठीक है ना, व्यक्तिगत टकराव नहीं था। तो जब ये खुद जो है लिबरल डेमोक्रेसी को पसंद करते थे अंबेडकर, ये वर्ण व्यवस्था को एकदम खत्म कर देना चाहते थे, गांधी जी वर्ण व्यवस्था को मानते थे। ठीक है, अंबेडकर खुद उद्योग लगाना चाहते थे, मतलब उद्योग को सपोर्ट करते थे, गांधी जी कृषि को सपोर्ट। ये तमाम विचारधाराओं के कारण दोनों में क्लैश था। तो गांधी जी इसलिए कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के मेंबर नहीं बने थे, और अल्टीमेटली हुआ वही जो गांधी नहीं चाहते थे। गांधी चाहते थे भारतीय संविधान भारतीय हिसाब से बने, लेकिन भारतीय संविधान बोरोड हो गया। बोरोड माने उस समय दुनिया भर की जो लिबरल डेमोक्रेसी थी, 60 से ज्यादा देशों के संविधान से हमने चीजें लेकर के अपने संविधान में डाल दिया, और ब्रिटेन की 75% चीजें हमने ले ली, और गांधी जी ब्रिटेन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। तो इसलिए जो भारतीय संविधान है उसमें प्राइमा फेसी, प्रारंभिक रूप से गांधी के सिद्धांतों को बहुत ज्यादा जगह नहीं मिली। लेकिन गांधी जी को खुश रखने के लिए, ठीक है, कुछ जगहों पर हमने गांधी के सिद्धांतों को रखा है, लेकिन वो केवल रखा है, उसका कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, कैसे ये भी आगे समझते हैं। तो गांधी वांटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर इंडियन वैल्यूज एंड सिस्टम, नॉट बोरोड। ठीक है, श्रीमन नारायण अग्रवाल गांधी जी के एक शिष्य थे, उनके एक अनुयायी थे, फॉलोवर थे, श्रीमन नारायण अग्रवाल। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जो गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित था, और उसको गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ना तो डिस्कस किया गया, ना उनके सिद्धांतों को माना गया, उसको सिरे से रिजेक्ट करके, और आने वाले समय में उभरती हुई जो दुनिया की व्यवस्था थी उसके हिसाब से भारतीय संविधान बनाया गया। और जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ, और जो आज हमारे पास भारतीय संविधान है, उसमें कुछ जगहों पर गांधी जी के सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं। जैसे प्रियम्बल में हम देखेंगे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, जैसे फ्रेटर्निटी, सॉवरेनिटी, ये सब गांधी जी के विचारों के अनुकूल है। ठीक है, सोशलिज्म शब्द भी आया है, इंटीग्रिटी आई है, ठीक है, सेकुलरिज्म आया है, तो गांधी जी के विचार के अनुकूल प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल में कहां-कहां कौन-कौन से शब्द गांधी जी के दर्शन के हिसाब से हैं, वो हम यहां पर देख लेंगे। ठीक है, दूसरा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार आप फाइंड आउट कर लीजिए। मैं यहां डिटेल से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क होगी। ठीक है, अब आप जब ये नोट्स बनाएंगे तो मेरी तरह केवल प्रियम्बल फंडामेंटल राइट ऐसे लिख के आगे नहीं बढ़ जाएंगे। आप लिखेंगे प्रियम्बल में कौन-कौन से वर्ड्स हैं जो गांधीयन फिलॉसफी को इंडिकेट करते हैं, फंडामेंटल राइट में कौन-कौन से राइट ऐसे हैं जो गांधीयन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग है। डीपीएसपी मैं आपको करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी किताबों में ऐसा क्लासिफाई करके दिया है कि कौन से विचार इनमें से लिबरल है, कौन से गांधी जी के विचार हैं, कौन से सोशलिस्ट विचार हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे कि भारत की जो डीपीएसपी में कौन-कौन से ऐसे विचार हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मद्यपान का निषेध, पर्यावरण का रक्षा करना, पशु बलि की निंदा, ऐसी तमाम चीजें गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन-कौन से ड्यूटीज हैं जो गांधी जी के, और गांधी जी जो ड्यूटीज को ज्यादा महत्व देते हैं, तो पूरा फंडामेंटल ड्यूटी ही गांधीयन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा इंडियन जुडिशरी में कहां-कहां गांधी के सिद्धांत हैं, इंडियन पुलिस सिस्टम में, इंडियन पीनल कोड में, भारत के शासन प्रशासन करने के नियम में, ठीक है, और संसद के काम करने के तौर तरीकों में, ब्यूरोक्रेसी में, कहां-कहां गांधी जी के सिद्धांत रिलेवेंट हैं, आप उसको यहां पर रख देंगे तो गांधी जी की रिलेवेंसी निकल के आ जाएगी, जो कि हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। रिलेवेंसी ऑफ गांधी इन टुडेज वर्ल्ड, आज के समय में गांधी की रिलेवेंसी।
इसको हम लोग दो भागों में देखेंगे, एक इंडिया के कंटेक्स्ट में, दूसरी दुनिया के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो ये सारा चीज अगर आप निकाल के रख लेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन प्रशासन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ गांधी जी के महत्व को पालन किया जाता है, प्रैक्टिकली ना सही, थ्योरेटिकली ही पालन किया जाता है, पर हाँ रिलेवेंसी है। ठीक है, तो ये सब चीजें वास्तव में जो गांधी जी के हैं ये थ्योरेटिकली ही है, प्रैक्टिकली वो चीज कहीं ज्यादा दिखाई देती नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ गांधी जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या है। अब क्वेट्स ऑन गांधी, गांधी पर कुछ महान विभूतियों ने विचार दिए। ठीक है, और वे उनके गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक भी थे। तो गांधी जी के प्रशंसक कौन है, जिनको हम कहते हैं आज के दौर पे गांधीयन, ये गांधीवादी हैं। उन्होंने कुछ विचार भी दिए गांधी के बारे में, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे गांधी की महानता का हमें पता चलता है। टुडे अ वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन पीस एंड वॉर, यानी वर्तमान दुनिया में एक जंग छिड़ी हुई है। किसके किसके बीच? पीस एंड वॉर, युद्ध और शांति के बीच में जंग छिड़ी हुई है। स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म, आध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच जंग छिड़ी हुई है। डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप के बीच जंग छिड़ी हुई है। ये तमाम जंग यहां पर जो है दुनिया में चल रही है। टू फाइट विद देम, इन जंग वाले माहौलों से निपटने के लिए इट इज नेसेसरी टू एडॉप्ट गांधीज्म, हमें गांधीवाद को अपनाने की परम आवश्यकता है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति हैं दलाई लामा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? दलाई लामा। ये सारे स्टेटमेंट आप गांधी की रिलेवेंस को दर्शाने के लिए ऐसे में या अपने आंसर राइटिंग में क्वेट कर सकते हैं। ठीक है, generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है जो ये कहते हैं कि आने वाली नस्लों को बड़ी मुश्किल से यह यकीन होगा, विश्वास होगा कि पृथ्वी पर हाड़ मांस का बना हुआ एक ऐसा मनुष्य भी था जिसने दुनिया को बदल दिया। ठीक है, ये आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है। Gandhi resisted evil with as much vigor and power as the violent resistor। गांधी जी ने हिंसा का प्रतिरोध उस तरीके से नहीं किया जिस प्रकार से एक दूसरा हिंसक व्यक्ति शक्ति और ताकत का उपयोग करके करता है, बल्कि गांधी जी ने हिंसा का प्रतिरोध प्रेम के रूप से या प्रेम के माध्यम से किया। ऐसा स्टेटमेंट है मार्टिन लूथर किंग का। मार्टिन लूथर किंग एक ब्लैक व्यक्ति थे अमेरिका में, जिन्होंने अमेरिका में ब्लैक लोगों को उनका हक, उनका अधिकार दिलाने के लिए एक सिविल राइट मूवमेंट छिड़ा हुआ था। और बराक ओबामा मार्टिन लूथर किंग के बहुत बड़े प्रशंसक थे और गांधी जी के भी बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो मार्टिन लूथर किंग बहुत ज्यादा प्रभावित थे गांधी से, और गांधी के पथ चिन्हों पर चल करके एक नॉन वायलेंट मूवमेंट अमेरिका में चलाया था इन्होंने, जिससे अल्टीमेटली वहां पर जो नस्ल भेद, गोरे काले का भेद था, अमेरिका में खत्म हुआ। और उसी समय जो अब्राहम लिंकन थे वो भी गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो उनके सिद्धांतों में, क्योंकि नस्ल भेद को खत्म करने वाले राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका में? अब्राहम लिंकन। ठीक है, इसी को बड़े वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट माने जाते हैं। ठीक है, इफ ही हैडंट बीन फॉर इंडिया यू माइट नॉट हैव सीन द सेम नॉन वायलेंट मूवमेंट फॉर सिविल राइट इन यूएसए। अमेरिका में जो नॉन वायलेंट सिविल राइट मूवमेंट चला गोरे काले का भेद मिटाने के लिए, जिसको मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में लड़ा गया, बराक ओबामा उसके रेफरेंस में यहां पर बात कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि चूंकि मार्टिन लूथर किंग गांधी से प्रभावित थे, तो यदि गांधी ही नहीं होते तो अमेरिका में ये जो अहिंसक आंदोलन चला ये खुद नहीं चला होता। ऐसा स्टेटमेंट बराक ओबामा का। इफ ही वाज राइट, ही न्यू ही वाज राइट, वी ऑल नो ही वाज राइट। ऐसा कहते हैं पर्ल एस बक। ये एक फीमेल महिला है और ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, और इनका ये विचार है गांधी जी के ऊपर कि ही वॉज राइट, वो हमेशा सही थे। ही न्यू ही वॉज राइट, वो जानते थे कि वो सही है। वी ऑल नो ही वॉज राइट, हम सब जानते हैं कि वो सही है। और आगे भी एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, मैंने उसका छोटा सा अंश लिया है। तो ये पर्ल एस बक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये विचार दिया है। नॉट सिंस बुद्धा हैज इंडिया सो रिवोल्ट एनी मैन। बिल डुगंट एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, इन्होंने कहा है कि बुद्ध के बाद दूसरे व्यक्ति ऐसे हुए महात्मा गांधी जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, जिनको दुनिया में इतने ज्यादा मानने वाले लोग हुए। आई एंड अदर मे बी रेवोल्यूशनरीज बट वी आर डिसाइपल्स ऑफ गांधी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नथिंग मोर नथिंग लेस।
हो ची मिन वियतनाम के एक बहुत बड़े अहिंसक राष्ट्रवादी हुए हैं, नॉन वायलेंट नेशनलिस्ट हुए हैं, जो वियतनाम में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई फ्रांस के खिलाफ लड़े और फिर वियतनाम का एकीकरण किया। वियतनाम को 2 टुकड़े कर दिए गए थे भारत की तरह, जैसे भारत पाकिस्तान कर दिया, तो उन्होंने उसका एकीकरण किया और एक बहुत डेमोक्रेटिक नेता थे और ये गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनको अपना शिष्य मतलब अपने आप को उनका शिष्य मानते थे। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं और आप क्रांतिकारी हो सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली हम गांधी के शिष्य हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ना उनसे कम है ना उनसे ज्यादा है। ठीक है, I believe that Gandhi's view were more enlightened of all the political men in our time। ये भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का कथन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं कि हमारे समय में जितने बड़े बड़े राजनीतिक रहे हैं, मुझे लगता है उनमें से सबसे बड़े राजनीतिक और सबसे प्रबुद्ध, सबसे ज्ञानी यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति रहा है तो वो गांधी जी रहे हैं, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन का कथन है। गांधी इज नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वेस्ट। ये फ्रांस के एक पॉलिटिकल लीडर है, उनका ये स्टेटमेंट है, जिनका नाम है रोमैन रोलैंड। इनका स्टेटमेंट क्या है कि गांधी केवल भारत के लिए नहीं है, बल्कि गांधी पश्चिम के सभी देशों के जो लोग हैं उनके लिए रिलेवेंट है। क्राइस्ट गेव अस द गोल्स, गांधी द टैक्टिक्स। ये भी मार्टिन लूथर किंग का स्टेटमेंट है कि क्राइस्ट ने हमको मानव जीवन के क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, इसके बारे में बताया, लेकिन गांधी जी ने इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करते हैं उनके तरीके बताए। ये मार्टिन लूथर किंग का बड़ा स्टेटमेंट है। एक तरीके से उन्होंने क्राइस्ट और गांधी की तुलना कर दी है, और कई एक ऐसे बड़े बड़े थिंकर हुए हैं जिन्होंने क्राइस्ट के बाद गांधी जी को रखा है कि एक प्रकार से जिस प्रकार से क्राइस्ट एक पैगंबर थे, गांधी जी भी एक पैगंबर थे। ठीक है, और जिस प्रकार से मानवता का संदेश क्राइस्ट ने दिया, उसी प्रकार के संदेश गांधी ने भी दिया। ठीक है, हेयर्स to the crazy one, the misfit, the rebel, because the people who are crazy enough can change the world। स्टीव जॉब्स जो हैं एप्पल के को-फाउंडर हैं, एप्पल के फाउंडर हैं, और उन्होंने गांधी जी को बहुत उन्होंने मतलब मानते थे, इवन गांधी जी जैसा चश्मा लगाते थे। ठीक है, तो जब वो अपनी एप्पल कंपनी की शुरुआत कर रहे थे तो गांधी जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर के जो भीड़ सामने जमा थी उनसे बोल रहे थे, गांधी जी की मूर्ति को देखो, लोगों से कह रहे थे, और देख के फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, हेयर्स टू द क्रेजी वन। ये है वो क्रेजी आदमी, द मिसफिट माने जो हमेशा मिसफिट रहा, माने दूसरों के बीच में फिट नहीं हुआ, उसके सिद्धांत इतने इनलाइटेड थे कि दूसरे समझ ही नहीं पाते थे, मिसफिट आदमी थे। द रिबेल, एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, विद्रोही व्यक्ति थे, बिकॉज क्योंकि द पीपल हु आर क्रेजी इनफ कैन चेंज द वर्ल्ड। क्योंकि उनका मानना यह है, मतलब स्टीव जॉब्स ये कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि जो लोग दुनिया में क्रेजी हैं वही लोग दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। तो गांधी जी के बारे में जो जनता खड़ी थी उनको इन शब्दों से उन्होंने संबोधन किया था। ठीक है, आई टुक माई इंस्पिरेशन फ्रॉम गांधी। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति हुए हैं और दक्षिण अफ्रीका को उन्होंने गुलामी से आजादी दिलाई थी, और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे भी हैं, और नेल्सन मंडेला उनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि दक्षिण अफ्रीका में मैंने जो कुछ भी किया है, रंग भेद की नीति को नेल्सन मंडेला ने वहां पर खत्म किया, दक्षिण अफ्रीका को आजादी दिलाई, और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सिद्धांतों का पालन किया। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया उसका इंस्पिरेशन मुझे गांधी से ही मिलता है। इफ मंडेला इज फादर ऑफ साउथ अफ्रीका, गांधी इज अवर ग्रैंडफादर। हैरिस मजेके भारत में दक्षिण अफ्रीका के एम्बेसडर दूत है। ठीक है, फॉरेन एम्बेसडर। उन्होंने 150वीं जयंती पर गांधी जी का ये स्टेटमेंट दिया था कि यदि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पिता हैं, राष्ट्रपिता हैं, तो गांधी जी हमारे लिए राष्ट्र पितामह, ग्रैंडफादर है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गांधी। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे स्टेटमेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं जो हम यहां सब डिस्कस नहीं कर सकते। आपको कहीं और से मिले तो आप अपने नोट में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ अदर पीपल हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्टेटमेंट गांधी पर दिए हैं। अब वो सारे स्टेटमेंट यहां चर्चा करना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि गांधी जी से अन्य लोग जो इंस्पायर थे वो कौन थे। तो बहुत पहले की वीडियो में मैंने आपको और भी बहुत सारे नाम बता दिए थे, जैसे आंग सान सूकी है, ठीक है, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, ऐसे बहुत सारे नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। कुछ और नाम हैं जो मैं उसमें नहीं बता पाया था, यहां पर मैं बताता हूं। गांधी जी से प्रभावित और अन्य व्यक्ति रिचर्ड एटनबरो जिन्होंने गांधी फिल्म बनाई हॉलीवुड की,
जिनको अनेक ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और रिचर्ड एटनबरो कौन थे आपको ये भी जानना है, डायरेक्टर थे वो इस फिल्म के। यूथ हंट म्यांमार के व्यक्ति थे जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे, महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र के, वो बहुत अधिक प्रभावित थे गांधी जी से, ठीक है। सीजर चावेज ये मैक्सिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरिश लिटरेचरर थे, आयरलैंड के साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पोएट भी थे, ये इनसे काफी गांधी जी से प्रभावित थे, ठीक है। जॉन लेनिन और इनकी पत्नी ये दोनों ब्रिटिश म्यूजिशियन, इनके एक बैंड का नाम है, ठीक है, रेवोल्यूशनरी बैंड ग्रुप, ठीक। तो ये गांधीयन थीम पर म्यूजिक करते हैं, ठीक है। अल गोर अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और इनको पर्यावरण की रक्षा के लिए नोबेल का पीस प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है। तो अल गोर। खान अब्दुल गफ्फार खान, हम जानते हैं भारत में सिंध प्रांत के रहने वाले थे, गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, गांधी के सिद्धांतों का पालन करते थे और इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान। लुईस फिशर अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने गांधी जी की बायोग्राफी भी लिखी है जो कि ठीक वैसी ही है जैसी गांधी फिल्म बनी है। तो गांधी फिल्म देख करके उसको सीधे सीधे पेन डाउन कर दिया है, ठीक है। और एक और है अमेरिकन जर्नलिस्ट जोसेफ लैलीबैंड गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित और ये गांधी जी के समय की जो जर्नलिस्ट थी, ठीक है। और इन्होंने एक किताब लिखी है गांधी जी पर जिसका नाम है ग्रेट सोल गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया, ठीक। तो ये कुछ गांधी जी के बारे में और सारी बातें हो गई। अगली वीडियो में हम लोग गांधी जी के बारे में हम लोग देखेंगे कि गांधी जी की रिलेवेंसी दुनिया में कितनी है, भारत में कितनी है, उनके विचारों की आज प्रासंगिकता, रिलेवेंसी कितनी रह गई है और दुनिया में आज हम जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से को झेल रहे हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हो, चाहे सामाजिक समस्याएं हो, चाहे प्रशासनिक समस्याएं हो, भ्रष्टाचार हो, भूमंडलीकरण की समस्या हो, ठीक है, ये तमाम समस्या का गांधीवादी दृष्टिकोण से क्या हल हो सकता है, ये हम तमाम बातें और आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।